हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत करते हैं हमारे इस न्यू ब्लॉग में। तो जैसे कि पता है, आज हम जा रहे हैं बड़े भैया चंद्रशेखर भैया से मिलने के लिए। तो अभी हम खड़े हैं बड़े इमाम बाड़े के पास और हमारे कुछ फ्रेंड हैं। जैसे कि गाइस देख सकते हो, हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे और भीड़ देख लीजिए। आप लोगों को दिखाऊं जूम करके, यहाँ से पूरी अंदर तक बहुत ज़्यादा भीड़ है और हम लोग भी पहुँच चुके हैं। हमारे साथ सचिन है और अभी हम ऊपर की साइड चल रहे हैं, देख लीजिए। और यहाँ से बहुत अच्छा नज़ारा लग रहा है, बहुत अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ का। अभी अंदर चल के देखते हैं भैया आए हैं कि नहीं। और तब तक के लिए बने रहिए हमारे इस छोटे से ब्लॉग में और दिखाएंगे आज भैया को, रियल में देखेंगे। आज मैं पहली बार भैया की मीटिंग में आया हूँ, पहली बार फर्स्ट बार आया हूँ भैया की मीटिंग में। मैंने तो बहुत सिर्फ फ़ोन पे देखा था, लेकिन आज हम रियल में देखने वाले हैं। और भी पास से, बिल्कुल पास से बैठ के, हमारी सीट तीन नंबर वाली सीट है, हम उसी पे बैठेंगे। और अभी यहाँ पे देख लीजिए गेट पे शायद लोग वीडियो बना रहे हैं। आगे 2 गार्ड्स लगे हैं, बाउंसर तो लगे हैं। देखते हैं हमें अंदर जाने देंगे कि नहीं, एंट्री करेंगे कि नहीं। हम बिना बोले कुछ बिना बोले अंदर ही जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा डर लग रहा है। लेकिन हमसे कुछ बोले नहीं है। पीछे मुड़ के देखता हूँ कुछ कहेंगे तो नहीं। मैंने देखो यहाँ से आप लोग को दिखाता हूँ, पीछे घूम के देख लीजिए। पीछे घूम के ऊपर का नज़ारा देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और बने रहिए, पीछे से काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं। अब बने रहिए हमारे इस ब्लॉग में। अब अंदर चलते हैं, बस एक गेट और रह गया है। देखते हैं एंट्री देता है कि नहीं, क्योंकि हमें अभी एंट्री कार्ड मिला नहीं है। तो पंकज भाई को एंट्री मिल गई है, एंट्री कार्ड मिल गया है। लग रहा है यहाँ पे दादाजी की तबीयत ख़राब है, लग रहा है ऐसा ही कुछ लग रहा है, तबीयत ख़राब है। लो ये भाई मुझसे पूछने लगे एंट्री कार्ड दिखाओ। मैंने बोला एंट्री कार्ड है नहीं। तो हमारे अजय भाई आए, बोल रहे सबको अंदर लीजिए, यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा भीड़ है। और अंदर कितनी सारी सीटें लगी हुई हैं। अभी तो बहुत कम लोग हैं, लेकिन जैसे ही भैया आएंगे ये पूरा जनसैलाब की तरीके से भर जाएगा, बिल्कुल बाढ़ की तरीके से भर जाएगा पूरा स्टेडियम। देख लेना। अभी तो भैया आए नहीं हैं, अभी तो हम तीसरे नंबर वाली सीट पे बैठे हुए हैं। ऊपर देख सकते हो काफ़ी लोग आ गए हैं। देख सकते हो आप लोग, हम हॉल के अंदर पहुंच चुके हैं। अभी आप लोग दिखाएंगे, भैया जी तो अभी पहुंचे नहीं हैं, फिलहाल आ रहे हैं। आप लोग ऊपर से देख सकते हो, अभी काफ़ी सारी सीट खाली पड़ी हैं। देख लीजिए काफ़ी सारे लोग आ भी रहे हैं। सचिन भाई, तुम्हें यहाँ के कैसा फील हो रहा है? और जो अपने समय के महत्व को समझता है, मैं कभी चंद्रशेखर भाई को देखा नहीं था, सोशल मीडिया के जरिए देख रहा था। लेकिन आज मैं अपने बड़े भाई चंद्रशेखर को अपनी आंखों से देखूंगा तो बहुत हम लोग पिछड़े इसीलिए है कि हम लोग अनुशासित नहीं है। आने वाले हैं तो वो आपको अभी दिखाए जाएंगे। तो हमारे बड़े भैया एससी और एसटी को हम लोगों को बहुत अच्छा आरक्षण मिल गया, रियल अपनी आंखों से भाई को भारतीय संविधान लागू हुआ इतने दिनों तो आरक्षण मिल गया। आज अपने भाई को रियल आंखों से लेकिन और आप लोगों को भी दिखाएंगे। पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण। एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद जी से वह महापुरुषों के तलछत्र पर पुष्पांजलि अर्पित करने का काम करें। महात्मा ज्योतिबा फुले जी अमर रहे, महात्मा ज्योतिबा फुले जी अमर रहे, छत्रपति साहू महाराज जी अमर रहे, छत्रपति साहू महाराज जी अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी अमर रहे, बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब अमर रहे, बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब अमर रहे। अब यशवंत मौर्य जी आए और आगे की संचालन की कार्रवाई को संभालें। भीमराव अम्बेडकर साहब ने तो हमें पिछड़े वर्ग के लोगों को आर्टिकल 341 में, मतलब एससी और एसटी से भी पहले आरक्षण का प्रावधान किया था, उनकी तरक्की का रास्ता खोला था। लेकिन इस देश की हुकूमत में बैठे कुछ लोगों ने बाबा साहब से सवाल किया कि आखिर ये पिछड़े वर्ग के लोग कौन है। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में प्रावधान किया कि क्योंकि इस देश के लोगों को, इस देश की हुकूमत में बैठे लोगों को ये मालूम नहीं है कि पिछड़े हॉल न होने के कारण मजबूरी में हमें ये कार्यक्रम आज की तिथि में ले जाना पड़ा। मैं बात कर रहा हूं राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले की।
मैं उनकी जयंती की आप सबको यहाँ इस कार्यक्रम के अवसर पे बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, उनको भी मैं नमन करता हूं, जिनका कल जन्मदिन है, जयंती का पर्व है। महिलाओं के मुक्तिदाता, ज्ञान के प्रतीक, शोषित वंचित समाज के मसीहा, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उनको भी मैं आज यहाँ इस मंच से उनके जन्मदिन की भी आपको हार्दिक बधाई और मंगल कामनाएं भेंट करता हूं। और एक लंबी लिस्ट है जिसमें संत गाडगे जी महाराज हैं, नारायणा गुरु हैं, हमारे मंच पे, हमारे बैनर्स पे नजर आते हैं, जिनमें महामना राम सुवर्मा हैं, चौधरी महाराज सिंह भारती हैं, सर छोटू राम हैं, चौधरी चरण सिंह जी हैं, कोतवाल धन सिंह गुर्जर हैं, बाबू शिवदयाल चौरसिया है, संत राम बी प्रजापति है, संतू जी लाड हैं, जिनमें बाबू जगदेव प्रसाद जी हैं, जननायक कपूरी ठाकुर हैं, जिनमें मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि हैं, जिनमें परमानंद लोधी हैं, जिनमें हमारे राजनीतिक गुरु मान्यवर साहब श्री काशीराम हैं। एक बहुत लंबी लिस्ट है हमारे महान पुरुषों की। इसलिए मैं उनको बार बार नमन करता हूं कि जो लोग मुझसे प्यार करते हैं, मुझ में आस्था विश्वास रखते हैं, जो लोग मुझसे प्रेरणा लेते हैं कि वो इन महापुरुषों को जरूर पढ़ें। और मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं, अगर आप इन महापुरुषों को नहीं पढ़ोगे तो आप इस आंदोलन का हिस्सा नहीं बन पाओगे उतनी मजबूती से, जितनी मजबूती से हम लोग उम्मीद लगाए बैठे। तो प्यारे साथियों, एक दो विशेष नाम है जिनको आज हमने तय किया है कि उन नामों को भी हम लोग इस फहरिस्त में जोड़े, जिनमें एक नाम है वीपी सिंह जी का। मैं आज इस मंच से घोषणा करता हूं कि हमारे मंच पे हम लोग वीपी सिंह जी को भी उतना ही स्थान देंगे जितना हमने अन्य महापुरुषों को दिया, क्योंकि उनका जो योगदान है उसी की वजह से एक बहुत बड़ा, क्योंकि ये प्रेशर तो इसमें बहुत सब चीजों का था, काशीराम साहब आंदोलन चला रहे थे मंडल कमीशन के समय, लेकिन एक बड़ा फैसला लेने के लिए बड़ी हिम्मत जो उन्होंने दिखाई है, इसलिए उनको भी हम लोग जो है मन से हम उनका सम्मान करते हैं। और जिनके परिनिर्वाण दिवस पे, पुण्यतिथि पे आज हमने कार्यक्रम रखा है, बीपी मंडल साहब जो इतिहास में अमर हो चुके हैं। जब ये तय हुआ कि अगर 11 में नहीं तो कार्यक्रम कब, क्योंकि 14 का भी कार्यक्रम है, तो फिर ये पता याद आया इस चर्चा में कि 90 के दशक में जो सशक्तिकरण का एक नई छलांग लगी, उसमें बीपी मंडल जी को अग्रणीय जो है स्थान मिला है। तो बीपी मंडल जी की पुण्यतिथि इसी 13 तारीख को है, तो हमने कहा कि 13 तारीख को एक कार्यक्रम करेंगे, और अच्छा हुआ कि ये मंच भी ये ऑडिटोरियम में मिल गया। तो बीपी मंडल जी भी हमारे महान पुरुषों में से हैं, उनको भी मैं नमन करता हूं। महामना रामसुख वर्मा जी, जिनका हम लोग अर्जक संघ के बैनर पे, जिनका बहुत बड़ा योगदान है अर्जक संघ के जरिए, उनको भी हम लोग जो है याद करते हैं। प्यारे साथियों, मैं प्रदेश भर से आए आजाद समाज पार्टी काशीराम के, भीम आर्मी के, पिछड़े वर्ग के सभी प्रतिनिधियों को, कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को भी, और प्रदेश के हमारे पूरे नेतृत्व को जो इस मंच पर इधर बैठा है, जो चाहे विधानसभा, जिले, मंडल, संभाग, जोन, प्रदेश या राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहा है पिछड़े वर्ग की तरफ से, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उत्तर प्रदेश की टीम को, जिन्होंने ऐतिहासिक कार्यक्रम कराने का काम किया। प्यारे साथियों, अगले 30-40 मिनट में कोशिश करूंगा कि अपने दिल में जो बात, और ये कार्यक्रम बहुत दिन पहले होना था, फिर इसमें डिले हुआ, क्योंकि आपको याद होगा कि ये कार्यक्रम हमने 9 अक्टूबर को रखा था, लेकिन 9 अक्टूबर को दूसरी पार्टी का एक कार्यक्रम यहाँ लखनऊ में आयोजित हो गया, तो हमने अपने कार्यक्रम को बैक कर लिया।
क्योंकि उससे पहले हमने मुस्लिम समस्या और समाधान के रूप में कार्यक्रम किया था। प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश में जनवरी 25 में प्रदेश और राष्ट्रीय कमेटी में चर्चा हुई कि मीडिया के लोग हम पे एक सवाल खड़ा करते हैं। वो कहते हैं कि आजाद समाज पार्टी नौजवानों की पार्टी, फिर वो क्योंकि उसका नेचर है मीडिया का, फिर वो कहते हैं कि एक क्षेत्र की पार्टी। तो हमारी पार्टी के लोगों ने तय किया कि हम इन दोनों बातों का जवाब जमीन पर देंगे, ना कि सिर्फ बोलकर। तो जमीन पर जवाब देने के लिए हमारे पास जिम्मेदारी थी कि जवाब कैसे दिया जाए। तो जवाब देने के लिए उत्तर प्रदेश के संगठन से ये बात सामने आई कि जब हम 18 मंडलों में प्रबुद्ध जन सम्मेलन करेंगे, और वो प्रबुद्ध जन सम्मेलन का लक्ष्य जो होगा वो ये होगा कि हम उन मंडलों में जो प्रधान हैं, पूर्व प्रधान हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, रिटायर्ड अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, पूर्व विधायक हैं, और तमाम वो सीनियर लोग जो समाज को रास्ता दिखाते हैं, उनको हम लोग निमंत्रण भेजेंगे 70-80% और 20-30% अपने कार्यकर्ताओं को बुलाएंगे और एक अच्छा कार्यक्रम कराएंगे जिसमें आपको बुलाएंगे। और ये पहला कार्यक्रम सहारनपुर में हुआ और आखिरी कार्यक्रम इलाहाबाद में हुआ। तो सहारनपुर के कार्यक्रम से लेकर 18 जब कार्यक्रम हुए, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि चौथे 5वें कार्यक्रम का इतना बड़ा प्रभाव था पूरे उत्तर प्रदेश में कि बहुत सारी पार्टियों की नींद जो है, जो वो नींद में सोए हुए थे, वो नींद खुल गई। और बहुत सारे सोए हुए लोगों ने भी अपने अपने कार्यक्रम करने शुरू कर दिए। लोकतंत्र में होना भी चाहिए, कंपटीशन होना चाहिए। और ये प्रभाव मैंने महसूस करा जब हम कार्यक्रम में जाते थे, तो सामने पहले जो नौजवान दिखाई देता था, आज उसके स्थान पे कोई 50 साल के, कोई 55 साल के, कोई 60 साल के, कोई 65 साल के, कोई 70 साल के समाज के प्रबुद्ध लोग जो हैं, रिटायर हो गए हैं, और वो बैठे हुए हैं और वो बात को सुन रहे हैं। और जब मैं बोलता था तो महसूस करता था कि वो उस बात पे अपनी गर्दन से ऐसे पक्ष और विपक्ष, जैसे कोई सहमत होता है ना, वो किसी को अच्छी लगती है तो ऐसे गर्दन हिला के वो समर्थन करता है, और सहमत नहीं होता तो वो उसको ध्यान नहीं देता कि चलो भाई जो बात कह दी, यानी कि उसके मन की बात नहीं हुई। तो मैंने महसूस किया कि 70% जो सीनियर लोग आते थे वो उस बात को महत्ता देते थे, कहते थे कि भाई हमारे मन की बात हो रही है। और आज भी ये जो लाइन है जहां मैं बैठा हुआ था उसके सामने, इसमें मैं गारंटी देता हूं 22 साल से लेके और 70 साल तक की उम्र के लोग इस लाइन में बैठे हुए जमीन पे। मैं इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद करता हूं, इस प्यार और इस बात का। क्योंकि मैं और हमारे साथी राजनीतिक आंदोलन को देख रहे हैं, तेजी से बढ़ते राजनीतिक आंदोलन को। अब पार्टियों के प्रति उस तरह का सम्मान नहीं बचा, नेताओं के प्रति उस तरह का सम्मान नहीं बचा, और पैसा देते हैं, गाड़ी देते हैं, शराब देते हैं, मिठाई देते हैं, प्रलोभन देते हैं, तब जाके कुर्सियां नहीं भर पाती लोगों के कार्यक्रम की। और मैं गारंटी से कह रहा हूं, कोई कार्यक्रम ऐसा नहीं हुआ प्रबुद्ध जन सम्मेलन जिसमें पसीने पसीना हो गए। एक अयोध्या कार्यक्रम ऐसा था जो खुले में था, वरना सब ऑडिटोरियम में थे, 2,500-3 हजार की संख्या का, 4 हजार की संख्या का ऑडिटोरियम होता था, पूरा भर जाता था। और फिर ये जो बीच में जो नौजवान आज ये भी बड़े अनुशासन में है, वो भी वहां भी पूरा जोड़ लगा के और खींचम खींच, और बरेली और इधर तो इतना मुरादाबाद इतना डर लगा कि कहीं चोट ना लग जाए। मैं अंदर से घबराता रहता था कि महापुरुषों आज ऐसा कोई घटना ना हो जाए कि किसी की चोट लग जाए, किसी की जान चली जाए, तो मेरे ऊपर कोई इस तरह का दोष ना आ जाए कि लोग कहें कि चंद्रशेखर जी के कार्यक्रम में गए आजाद समाज पार्टी की और कोई दुर्घटना होगी। तो मैं मन डरता हूं कि भाई मेरे ऊपर इस तरह कोई, क्योंकि हम सब लोग इसलिए इस आंदोलन को चला रहे हैं कि गरीब अपने बहुजन समाज के लोगों के हक अधिकार की रखवाली कर सके, उनके हक अधिकार दिला सके, उनको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं चला रहे। तो मन में भय रहता है, लेकिन इतना महापुरुषों का आशीर्वाद है कि बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम हुए, शीशे टूटे, लेकिन किसी परिवार को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। आप देखते हैं साथियों, मैं इस बात को भी दोहरा देता हूं कि जब मैं निकलता हूं, कहीं से जाता हूं, तो जो मोटरसाइकिल पे नौजवान घूमते हैं, मैं उनको डांटता भी हूं कई बार कि भाई हेलमेट लेके चला करो, और उनसे आग्रह करता हूं कि तेज मत भगाओ, क्योंकि मुझे डर होता है कि अगर किसी को दुर्घटना में चोट लग गई
तो ये जो विरोधी मीडिया के लोग उनके घर जाएंगे तो उनके परिवार के लोग इस तरह की बात ना कह दें कि चंद्रशेखर जी के यहाँ आजाद समाज पार्टी की रैली में गए थे तो हमारा तो नुकसान हो गया है, और फिर ये लोग उसको इस तरह से प्रचार करेंगे। तो डरता हूं, तो इसलिए कड़वे अनुभव है, क्योंकि जमीन से आया हूं, चीजों को समझता हूं, तो मैं डांटता भी रहता हूं, कई बार गुस्सा आके दिखाता हूं कि भाई ऐसा मत करो, और मीटिंग में भी समझाता हूं भाई ऐसा मत करो। तो प्रभुजन सम्मेलन खत्म हुए, फिर हमने लखनऊ में मुस्लिम समस्या और समाधान के नाम से कार्यक्रम किया, और मैं आपको गारंटी देता हूं पिछले 25-30 सालों में इस नाम से कोई कार्यक्रम, लखनऊ छोड़िए पूरे उत्तर प्रदेश में किसी पार्टी ने नहीं किया, क्योंकि करंट लगता है मुसलमानों का नाम लेने, मुसलमानों का नाम लेने पर करंट लगता है। उनकी समस्या तो बहुत दूर की बात है, और समाधान तो आप छोड़ ही दो। जिस दिन समाधान कर दिया तो कुछ लोगों की तो राजनीतिक दुकानें बंद हो जाएंगी, जो लोग राजनीतिक दुकान चला रहे हैं मुसलमानों के आधार पर, उनकी तो राजनीतिक दुकानें बंद हो जाएंगी अगर समस्या का समाधान हो गया। मतलब अगर मुसलमान यहाँ उसको इंसान जैसी जिंदगी और इज्जत सम्मान मिलने लगा, हक अधिकार मिलने लगे, उनके साथ जुर्म ज्यादती बंद होगी, धर्म के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे अपमान बंद हो गया, तो मैं कह रहा हूं कुछ लोग तो राजनीति खत्म ही हो जाएगी, घर बैठ जाएंगे। वो कार्यक्रम किया तो तय हुआ, आज एक मेरे भाई यहाँ नहीं है, हमें तय हुआ कि हम पिछड़ा वर्ग सम्मेलन करेंगे, और हमने प्रदेश की टीम से बात की, पिछड़ा वर्ग सम्मेलन हुआ कि तिथि तय हुई, तो दूसरी पार्टी ने रैली की तारीख तय कर दी, और हम नहीं चाहते कभी हम लोग इस तरह से बटे हुए दिखाई दे एक दूसरे के विरोध, हम किसी से नहीं है, हम इस सरकार से नहीं डरते। आप लोग तो ना सत्ता में ना विपक्ष में, आप समझो, आपसे तो क्या डरेंगे, हम संविधान के विरोध में जाने से डरते हैं। हम मैं बाबा साहब की कोटेशन पढ़ूंगा, जब पूना पैक्ट हो रहा था बाबा साहब ने कहा था, उनको समझाया गया, मनाया गया, डराया, तो बाबा साहब ने कहा आप मुझे चौक पे ले जाके खंबे से बांध के फांसी दे दो, मगर मैं अछूतों के अधिकार के साथ समझौता नहीं करूंगा। मेरी बात को आप याद रखें, ये बाबा साहब का कोट था। मैं आज इस धरती पे लखनऊ की खड़े होकर कह रहा हूं, महाराजा लाखन पासी की धरती पे खड़े होकर कह रहा हूं, यहां मेरी बात को बहुत से सुनना, ठीक है। मैं एक बार मरूंगा, बार बार नहीं मरूंगा, और किसी सुख के लिए राजनीति नहीं कर रहा हूं मैं, मेरी बात को अच्छी तरह से याद रखना। मैं जब तक जीऊंगा बहुजन समाज के हक अधिकारों की राजनीति करूंगा, इस बात को आप याद रखना। और सत्ता मेरे जेब में नहीं है। अगर सत्ता मेरे जेब में होती या मुझे व्यक्तिगत कहीं से सत्ता लानी पड़ती, तो अगर मुझे हजारों लोगों के ऊपर से भी गुजरना पड़ता तो मैं सत्ता लाके आपके पैरों में रख देता। ये लोकतंत्र है। अगर राजतंत्र होता और तलवार के दम पे सत्ता आती तो मैं उस लड़ाई को भी लड़ता आपके लिए। मेरी बात को गौर से सुनना। लेकिन क्योंकि ये लोकतंत्र है और कलम से और वोट से शक्ति मिलेगी, इसलिए ये लड़ाई में जब तक आप अपना किरदार अदा नहीं करोगे, अपना रोल अदा नहीं करोगे, अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाओगे, तब तक इस लड़ाई को हम लोग नहीं जीत सकते। और जिस दिन आपने अपनी जिम्मेदारी उठा ली, मैं गारंटी देता हूं आपको कि आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी जैसा कार्यकर्ता किसी पार्टी में नहीं है। आज के समय में देश की किसी पार्टी के पास इतना मजबूत और ताकतवर कार्यकर्ता, संघर्षित कार्यकर्ता नहीं। बस वो अपनी जिम्मेदारी समझ ले। जैसे वो मेरी एक आवाज पे पता नहीं कहां से आता है, उड़ता रहता है, इधर भी दौड़ता है, उधर भी दौड़ता है, और एडमिनिस्ट्रेशन कहता है कहां से आगे। अगर वो बस मेरे कहे से जो बात मैं कहता हूं वो भी करना शुरू कर दे तो सारी बात ठीक हो जाएगी। तो प्यारे साथियों, अब आते हैं पिछड़े वर्ग सम्मेलन पे। तो भाई मैं जब पढ़ रहा था, इस पूरे उसको समझ रहा था, तो मैंने वर्ण व्यवस्था पढ़ी, फिर जाति व्यवस्था पढ़ी। आप लोगों को भी पढ़नी चाहिए। कुछ मैं उस तरह के सोर्स तैयार किया इस बात। ताली बजा के धन्यवाद करो सब लोगों का। मैं प्यारे साथियों समय समय पे आपके बीच आता रहूंगा और अपने छोटे छोटे मीडिया के चैनलों के माध्यम से आशा उम्मीद करता हूं कि आप लोग कमर कस के इस लड़ाई को मजबूत करने का काम करोगे और आने वाले समय में आजाद समाज पार्टी की ताकत को बढ़ाने का काम करोगे। मैं मीडिया के माध्यम से वीपी सिंह जी के लिए, माननीय काशीराम साहब के लिए, माननीय रामसु वर्मा जी के लिए और जिनकी पुण्यतिथि आज है बीपी मंडल जी के लिए इस सरकार से भारत रत्न की मांग करता हूं। और अगर ये सरकार नहीं देगी तो जब भी हम
केंद्र के करीब पहुंच जाएंगे। अपने तमाम महापुरुषों को भारत रत्न सम्मानित करके उनको गौरवान्वित करने का काम करेंगे, देश को गौरवान्वित करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम।